नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे हम दवाओं को टेस्ट करते हैं, और ये कहानी बनाई है कुछ शानदार दिमागों ने और कुछ बहुत ही दर्दनाक सबकों ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई नई दवा सेफ भी है और असरदार भी, मतलब वो वाकई में काम करेगी भी या नहीं, और कहीं उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसी एक सवाल के जवाब में क्लिनिकल रिसर्च का पूरा इतिहास छुपा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े बदलाव से। पहले हम सिर्फ चीजों को होते हुए देखते थे, यानी ऑब्जर्व करते थे, और फिर एक ऐसा दौर आया जब हम एक्टिव होके चीजों को टेस्ट करने लगे, ये जानने के लिए कि क्या वाकई काम करता है। देखिए, पुराने जमाने में आयुर्वेद हो या हिपोक्रेट्स, सब मरीजों को देखते थे और जो भी नतीजे होते थे उन्हें लिख लेते थे। पर फिर एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, कंट्रोल ट्रायल का। इसमें सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि नतीजों की सीधे सीधे तुलना करनी थी। साल था 1747, जब जेम्स लिंड नाम के एक सर्जन ने कुछ कमाल का किया। उन्होंने स्कर्वी से परेशान नाविकों के अलग अलग ग्रुप बनाए और हर ग्रुप को अलग अलग इलाज दिया। नतीजा, जिस ग्रुप को खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट्स मिले वो ठीक हो गया। ये पहली बार था जब सबूत इतने साफ साफ तुलना के साथ सामने आए थे। पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये आइडिया एकदम से पॉपुलर नहीं हुआ। लिंड के उस प्रयोग से लेकर पहले मॉडर्न रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल तक, जहां मरीजों को रैंडमली अलग अलग ग्रुप्स में डालकर अनबायस तरीके से तुलना की जाती है, इसमें आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 200 साल लग गए। पूरे 200 साल। तो सवाल यह है कि इतना लंबा वक्त क्यों लगा? इसका जवाब, दुख की बात है, त्रासदियों में छुपा है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि मेडिकल रिसर्च में कई बड़े नियम हादसों के बाद ही बने हैं, और इन सबकों की कीमत इंसानी जिंदगियों से चुकाई गई है। जैसे कि 1937 में अमेरिका में जो हुआ, एक दवा एलेक्सर सल्फानिलमाइड में एक जहरीले सॉल्वेंट का इस्तेमाल हो गया था। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई, और तब जाकर पहली बार यह मांग उठी कि किसी भी दवा को बाजार में लाने से पहले उसकी सेफ्टी जांचना जरूरी है। पर शायद सबसे बड़ा झटका दुनिया को लगा 1960s में। थैलिडमाइड, जो एक नींद की गोली के तौर पर दी जा रही थी, उसकी वजह से दुनिया भर में हजारों बच्चों में गंभीर जन्मजात डिफॉर्मिटीज हुई। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और यह भी साबित कर दिया कि सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि एक दवा सेफ है। इसी भयानक हादसे का सीधा नतीजा था एक नया कानून। अब कंपनियों को यह भी साबित करना था कि उनकी दवा सिर्फ सेफ ही नहीं, बल्कि जिस बीमारी के लिए बनाई गई है उसके लिए इफेक्टिव भी है, मतलब असरदार भी है। ये दवा की मंजूरी के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो इन हादसों से सबक सीखते हुए धीरे धीरे नैतिक नियमों का भी विकास हुआ। इसे हम एक नैतिकता की सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। न्यूरनबर्ग कोड से शुरू होकर हेलसिंकी की घोषणा, फिर बेलमोंट रिपोर्ट, हर नए नियम ने पिछले वाले के ऊपर एक और सुरक्षा की परत चढ़ाई, ताकि रिसर्च में भाग लेने वालों की हिफाजत हो सके। अब सवाल उठता है कि इन नियमों की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक बहुत ही भयानक जवाब है, टस्केगी स्टडी। इस स्टडी में लगभग 40 साल तक सिफिलिस से पीड़ित अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को यह बताया ही नहीं गया कि उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। ये अनैतिक रिसर्च का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया, और इसी की वजह से बेलमोंट रिपोर्ट जैसे नियमों की सख्त जरूरत महसूस हुई। तो चलिए, एक तरफ तो एथिक्स के नियम बन रहे थे, पर दुनिया के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। रिसर्च तो पूरी दुनिया में हो रही थी, लेकिन हर देश के नियम अलग थे। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और गैर जरूरी देरी हो रही थी। और इस उलझन को सुलझाने के लिए 1990 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इससे पहले नियम बिखरे हुए थे, एक ही टेस्ट बार बार अलग अलग देशों में करना पड़ता था। लेकिन फिर बना इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, यानी ICH। इसका सीधा सा मकसद था पूरी दुनिया के लिए नियमों का एक सेट तैयार करना, जिसे हम आज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस या GCP कहते हैं। और ठीक इसी दौरान भारत भी पीछे नहीं था। जहां एक तरफ ICH GCP दुनिया के लिए स्टैंडर्ड बना रहा था, वहीं भारत ने 1995 में अपना शेड्यूल Y पेश किया। ये भारत में मॉडर्न रेगुलेशंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, जिसे बाद में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ और भी बेहतर बनाया गया। तो अब नियम बन गए, स्टैंडर्ड्स बन गए, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था।
ये मोड़ था रिसर्च को बंद कमरों से निकालकर सबके सामने लाने का, यानी ट्रांसपेरेंसी का। ये बदलाव की लहर आई 2000 में, जब clinicaltrials.gov जैसी पब्लिक वेबसाइट्स बनी। बड़े बड़े मेडिकल जर्नल्स ने भी कह दिया कि अगर आपका ट्रायल रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसे नहीं छापेंगे। इससे रिसर्च को खुले में आना पड़ा। अब कोई भी देख सकता था कि कौन कौन से ट्रायल्स चल रहे हैं। और यहां से हम पहुंचते हैं आज के दौर में। ये डिजिटल रिसर्च का दौर है, जहां टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल रही है कि हम ट्रायल्स को कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे चलाते हैं। आज की दुनिया को समझने के लिए ये 3 कंसेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। पहला है रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग, यानी सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना। दूसरा, क्वालिटी बाय डिजाइन, यानी शुरू से ही क्वालिटी पर फोकस करना। और तीसरा, डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी मरीज को अस्पताल आने की जरूरत नहीं, ट्रायल उनके घर तक पहुंच सकता है। ये सब मिलकर रिसर्च को स्मार्ट और असरदार बना रहे हैं। और जानते हैं, इस बदलाव को रॉकेट की स्पीड किसने दी? कोविड-19 पैंडेमिक ने। जब लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, तब मजबूरी में हमें टेलीविजिट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट और वियरेबल डिवाइसेस जैसी चीजों को अपनाना पड़ा। महामारी ने एक तरह से इस बदलाव को कई साल आगे धकेल दिया। भारत की बात करें तो 2019 में NDCTR यानी न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स लाए गए। ये भारत की अपनी मॉडर्न रूल बुक है जो अप्रूवल प्रोसेस को तेज करती है और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करती है। तो अब आगे क्या? अगला कदम है प्रिंसिपल्स बेस्ड GCP। इसका मतलब है कि अब हम बहुत सख्त नियमों से हटकर लचीले सिद्धांतों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे सिद्धांत जो नई टेक्नोलॉजी और नए तरह के ट्रायल डिजाइन्स के हिसाब से खुद को ढाल सकें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जब हमारे पास इतने लचीले नियम होंगे और इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी होगी, तो 2030 का क्लिनिकल ट्रायल आखिर कैसा दिखेगा? भविष्य में दवा और रिसर्च की दुनिया कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।